हेलो। हाँ बच्चों, चलिए। तो कल हमने एनेंशियोमर्स डिस्कस कर लिया था, डायस्टीरियोमर्स डिस्कस कर लिया था, याद है ना बच्चों? ठीक है। और फिर मैंने आपको मीजो कंपाउंड्स भी डिस्कस कर लिए थे। चलिए, आज अपन उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, एक अपन और बात करते हैं। देखिए बच्चों, सुनो। इरिथ्रोथ्रियो आइसोमेरिज, ठीक है ना? इरिथ्रोथ्रियो आइसोमेरिज। अब देखो बेटा, मैं अभी कुछ वर्ड्स आपको सिखाऊंगा। ये सारे के सारे जो वर्ड्स है ना बेटा, ये आपके डिफरेंट टाइप ऑफ डाइस्टीरियोमर्स होंगे, है ना? अभी मैं जो आपसे डिस्कस करूंगा ना, तो ये अलग अलग टाइप के डाइस्टीरियोमर्स होंगे। तो देखो, ये क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ डाइस्टीरियो आइसोमेरिज। ये डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म के एग्जांपल है। अब देखिए, इसमें क्या चाहिए, है ना? इसमें आपके एटलीस्ट 2 chiral carbon एंड एटलीस्ट क्या, है ना? एटलीस्ट नहीं बेटा, ओनली 2 लिखो इसको आप। ओनली 2 chiral carbon एंड plane of symmetry should be absent। ठीक है ना? क्या लिखा कि ये उनमें मिलेंगे जिसमें 2 chiral carbon हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो। अब इसको बच्चों कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। सुनो, ध्यान दीजिए। मैं इसको ले रहा हूँ बेटा, देखिए सुनिए। मैंने यहाँ लिखा CHO, ठीक है? ये CH2OH, OH, OH, ये लिखा मैंने, ठीक है ना? देखिए बेटा सुनिए, एक मैंने ये लिखा और एक मैं ये ले रहा हूं, ठीक है? CHO, CH2OH, ये लिखा, ठीक है ना? हाँ जी। अब देखो बेटा सुनो, इसमें क्या करना है, ध्यान दें आप। देखिए बेटा, ये दोनों काइलो कार्बन है बच्चों, है? बोलो, दोनों काइलो कार्बन है बेटा? अच्छा, अब इसमें बताइए, आपने क्या देखा? 2 काइरल कार्बन है, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है, नहीं है ना बच्चों? अब इसमें एक बात और क्या ध्यान रखना है कि दोनों काइरल कार्बन पर कोई एक ग्रुप सिमिलर होना चाहिए। दोनों काइरल कार्बन पर क्या होना चाहिए? एक ग्रुप सिमिलर होना चाहिए, ठीक है ना? है ना? क्या कह रहे हैं अपन कि बोथ काइरल कार्बन should have at least one सिमिलर ग्रुप। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि सिमिलर ग्रुप सिमिलर साइड हो, है ना? तो बच्चों इसको बोलते हैं इरिथ्रोफॉर्म, ठीक है? और सिमिलर ग्रुप अगर अपोजिट साइड हो तो इसको बोलते हैं थ्रियोफॉर्म, ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? थ्रियोफॉर्म।
अब मुझे बताओ बेटा, दोनों कंपाउंड्स में आपको दिख रहा है बेटा, देखो OH ग्रुप दिख रहा है आपको? है दोनों में ये सिमिलर है, और एक ही साइड है बच्चों, एक ही साइड है ना, तो ये इरिथ्रो फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? ये इरिथ्रो हुआ। अच्छा इसमें देखो, यहां पर ये दोनों, ये क्या है? ये अपोजिट साइड है कि नहीं है बच्चों? बोलो। तो ये कौन सा हुआ? ये थ्रियो फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? हो गया बच्चों, है ना? तो देखो, इसको मैं बोल रहा हूं बेटा, इसको, ये हो गया इरिथ्रोफॉर्म, और ये हो गया थ्रियोफॉर्म। अच्छा, क्या इरिथ्रो और थ्रियो जो मैंने आपके सामने बना रखे हैं, क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या? क्या इरिथ्रो और थ्रियो एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या? नहीं है ना। तो मिरर इमेज नहीं है, तो फिर इनको मैं आराम से क्या बोल सकता हूँ? मिरर इमेज नहीं है तो मैं इनको क्या बोल सकता हूँ बच्चों? डाइस्टीरियोमर्स बोल सकता हूँ, डाइस्टीरियोमर्स बोल सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने लिखा। ये बात समझ में आएगी बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अब अगर बेटा मैं इसके सामने ये मिरर रख दूं, मिरर रखने के बाद देखिए कुछ इस तरह की पिक्चर आएगी, ठीक है? ठीक है, ऐसे आएगी, बोलो, ठीक है? और इसके सामने भी अगर मैं मिरर रख दूं तो इस तरह की पिक्चर आएगी, आएगी बच्चों? अच्छा, आपके एक चैप्टर है बच्चों सिलेबस में बायोमोलिक्यूल्स, वो इस बार शायद 12th में तो आपके शायद डिलीट हो गया, लेकिन कंपटीशन में तो वो हो ही सिलेबस में, है ना? अब देखो बेटा सुनो, मैं इसको क्या टी बोल सकता हूं क्या? टी इरिथ्रोज, ये चार कार्बन, ये चार कार्बन का एक कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको डी इरिथ्रोज बोल सकता हूं क्या? याद करो, लास्ट कायरल कार्बन पर OH राइट साइड और H लेफ्ट साइड, तो डी बोल सकते हैं। अच्छा, इसको बताओ बच्चों, क्या मैं इसको एल इरिथ्रोज बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। अच्छा, अब बताओ, मैं इसको बेटा क्या बोल सकता हूं? एल थ्रियोज बोल सकता हूं क्या? इसको एल थ्रियोज बोल सकता हूं, और इसको मैं टी थ्रियोज बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं बेटा? बोलो। बोल सकता हूं? समझ में आई बात? तो अब देखो बेटा सुनो, इसमें अगर मैं आपसे एक चीज समझाऊं इसमें ढंग से, तो मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगा कि देखो बेटा सुनो, जो इरिथ्रो और थ्रियो फॉर्म है ना, इरिथ्रो थ्रियो आपस में एनेंटियोमर है, ये बात तो समझ में आ गई है बच्चों? लेकिन मुझे बताओ, एक ही कंपाउंड के जो कैपिटल डी और कैपिटल एल आइसोमर्स हैं, वो एक दूसरे के एनेंटियोमर है कि नहीं है? बोलो बच्चों। जैसे इरिथ्रोज का डी और इरिथ्रोज का एल, बोलो, एनेंटियोमर्स है कि नहीं है ना बच्चों? क्या मैं कह सकता हूं? ये बात समझ में आई? अगर मैं लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं इस बात को लिखूं तो कहीं प्रॉब्लम है क्या? देखो मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। मैं लिख रहा हूं, देखो, इरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड, है ना? इरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड, वो ऑलवेज क्या होंगे? वो ऑलवेज होंगे डाई स्टीरियोमर्स। होंगे कि नहीं होंगे बच्चों? इरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड आर ऑलवेज डाई स्टीरियोमर्स। फिर देखिए, मैं लिख रहा हूं कि डी एंड एल आइसोमर्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड, है ना, आर ऑलवेज एनेंटियोमर्स। बोलो बच्चों,
क्या ये बात सही है? ये बात आपके दिमाग में बैठ गई? बोलो बच्चों, क्लियर है एकदम अच्छे से? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, है ना, मैं एक चीज आपसे बोलूंगा। जैसे सपोज मुझे एक बार बताओ, देखो मैंने ये लिखा CH3, यहां लिख दिया ET, Cl H और ये H है बेटा। अब बताओ, मैंने लिखा CH3, ये ET, Cl और H, ये लिखा। तो एक बात बताओ बच्चों, इसमें ये जो फर्स्ट कंपाउंड है और ये जो सेकंड कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड क्या इरिथ्रोफॉर्म है क्या? फर्स्ट कंपाउंड इरिथ्रोफॉर्म है बच्चों, है? तो मैं कह सकता हूं बच्चों इरिथ्रोफॉर्म है, एंड सेकंड जो है वो थियोफॉर्म है बच्चों। आसान है, क्लियर है बच्चों? तो ये बात आपको समझ में आ गई कि इरिथ्रोथ्रियो भी ए टाइप ऑफ बोलो बच्चों क्या है? इरिथ्रोथ्रियो भी ए टाइप ऑफ डायस्टीरियोमेरिज्म है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट बात अगर अपन करें, देखो बच्चों सुनो, मैं बात करता हूं एपीमेरिज्म और एपीमर्स, ठीक है ना। तो देखें ये एपीमर्स या एपीमेरिज्म क्या है? अगेन देखो बेटा, ये क्या है? इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डायस्टीरियोमेरिज्म in which difference in configuration occurs only at one definite chiral carbon। अब देखो बेटा, ये जो मैंने पॉइंट लिखा है ना, इस पॉइंट को ढंग से समझने की कोशिश करना, है ना। इस पॉइंट को ढंग से समझने की कोशिश करना। देखो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, इस एग्जांपल से आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए ये मैंने लिखा, इस तरह के कंपाउंड ले लेता हूं, देखो बेटा सुनो, FCl, BrI और ये लिया मैंने, ठीक है। अब देखो बेटा, एक मैंने ये लिया, देखिए ये चेंज कर दिया, सब कुछ सिमिलर रखा मैंने, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, फिर देखो बेटा मैंने ये किया Me, फिर ये F, ये H, ठीक है। और मैंने आपका कर दिया, देखो HCl, ये मान लो ये चेंज कर देता हूं, ठीक है। ये सबसे पहले बताओ, क्या इस कंपाउंड में कहीं पर भी POS है क्या? क्या इस कंपाउंड में कहीं पर भी OS है क्या? नहीं है ना। अब देखो बेटा सुनो, अगर आप फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड की बात करो, है ना, फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड में बात करो, तो देखो बेटा सुनो, यहां जैसा है इधर है, वैसा का वैसा इधर है ना, है बेटा, है है बच्चों। अब बात समझ में आई? अब देखिए हमें क्या करना है, हमें एक छोटा सा इसमें डिफरेंस दिख रहा है बेटा, इसमें जो छोटा सा डिफरेंस दिख रहा है वो देखो कहां दिख रहा है, दिख रहा है बेटा F और H, यहां देखिए आपका, देखो ये कार्बन हुआ फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ।
तो आप याद करो, कल मैंने एक कई कंसेप्ट लिखा था कि टोटल n कायरल कार्बन हो, अगर ऑल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देंगे तो एनिंशियोमर बनता है, और 1 to n-1 का करते हो तो डाइस्टीरियोमर्स बनता है ना बच्चों, याद है ना? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, यहां से आप एक बताओ कि फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ किस कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है? किस कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है? सेकंड में डिफरेंस है ना? सिर्फ एक में डिफरेंस है ना बच्चों? बोलो बेटा, सिर्फ एक में डिफरेंस है, चेक कीजिए, ठीक है ना? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है बच्चों, इसको बोलेंगे अपन C2 एपीमर्स, ठीक है ना? फर्स्ट एंड सेकंड C2 एपीमर्स है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बताओ, मैं सेकंड और आपसे डिस्कस करना चाहूं, फर्स्ट और थर्ड बताओ, चलो पहले फर्स्ट और थर्ड बताओ। फर्स्ट और थर्ड में कहां डिफरेंस आ रहा है? देखो फर्स्ट और थर्ड में अगर आप ध्यान दो तो ब्रोमीन वाले में डिफरेंस आ रहा है, चेक करो, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तो मैं इसको बोलूंगा बच्चों C4 एपीवर्स बोलूंगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर मैं सेकंड और थर्ड की बात करें, सेकंड और थर्ड की, तो सेकंड और थर्ड में अगर आप देखो ना बच्चों, सेकंड और थर्ड में देखो तो कितने में डिफरेंस आ गया? बोलो बच्चों। देखो बेटा, एक तो फ्लोरीन वाले में डिफरेंस आ गया और एक ब्रोमीन वाले में डिफरेंस आ गया, दो जगह डिफरेंस आ गया ना, दो जगह डिफरेंस आ गया। अब देखो बेटा, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर एक ही कार्बन पर डिफरेंस आए तो वो एपीमर्स है, और एक से ज्यादा कार्बन पर आ जाए तो वो एपीमर्स तो नहीं है, लेकिन वो क्या है? वो डाइस्टीरियोमर्स तो है। समझ में आ गया? अब देखो, अब इस वर्ड को थोड़ा सा और समझते हैं। देखो बेटा सुनो, देखिए, डाई स्टीरियोमर्स, उससे और छोटा एपीमर्स, उससे और छोटा एनोमर्स। आई थिंक ये एपीमर्स एनोमर्स, ये वर्ड आप बायो में भी सुनते हो ना बच्चों, जब बायोमोलिक्यूल पढ़ाते हैं आपको बायोलॉजी में, तो ये वर्ड वहां भी काम आते हैं बच्चों, एनोमर्स, और है ना? तो देखो, डाइस्टीरियोमर्स तो कहाँ होंगे आपके? फ्रॉम 1 to n-1 कार्बन में हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना? डाइस्टीरियोमर्स में तो बच्चों आपके 1 to n- कार्बन का डिफरेंस है ना, कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो डिफरेंट हो सकता है। समझ में आई? जैसे मान लो किसी में टोटल, आपके जैसे इसी को देख लो, है ना, इसमें टोटल कायरल कार्बन 4 है, एक में डिफरेंस हो सकता है, दो में हो सकता है, तीन में हो सकता है, ठीक है ना? अब देखिए, एपीमर्स में जाएंगे तो यहां क्या होगा? ओनली डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन एट ए पर्टिकुलर कार्बन, ओनली डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन एट ए पर्टिकुलर कार्बन, एक ही कार्बन पर होगा। अब वो कोई भी हो सकता है ना? इट मे बी, और ऐसे लिख देते हैं, दिस कार्बन मे बी एनीवन। समझ में आ गया? अब ये एनोमर्स है ना, डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन ओनली at first chiral carbon, only at first chiral carbon in cyclic structure of कार्बोहाइड्रेट। ये भी मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, एनोमर्स अभी पढ़ाया नहीं है, ठीक है? तो बच्चों कुछ
आप डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बेटा सुनिए, डाइस्टेरियोमर्स में तो क्या हो सकता है, डाइस्टेरियोमर्स एक बड़ा टर्म है ना। आपके मान लो टोटल 5 कायरल कार्बन है, तो एक कायरल कार्बन पे भी डिफरेंस हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है। ठीक है, आगे बात समझ, यानी 1 to n-1 तो हो सकता है। एपीमर्स में होगा एक ही पर, लेकिन वो किसी पे भी हो सकता है, वो सिर्फ फर्स्ट पे हो सकता है, सिर्फ सेकंड पे हो सकता है, सिर्फ थर्ड पे हो सकता है, सिर्फ फोर्थ पे हो सकता है। और एनोमर्स में क्या होगा बच्चों डिफरेंस, एनोमर्स में बेटा डिफरेंस कहीं पर भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट कायरल कार्बन है ना उस पर आएगा। आई बात में, क्या इन वर्ड्स में आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं? क्या आप इन वर्ड्स में डिफरेंस समझ पा रहे हैं बच्चों? अब मुझे बताओ, अगर आप देखो तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज तो नहीं है ना, अरे एक दूसरे की मिरर इमेज तो नहीं है ना, तो डाइस्टेरियोमर्स है कि नहीं है, डाइस्टेरियोमर्स है ना। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, आप लोगों ने कभी ऐसा पढ़ा होगा, देखो मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगा। देखिए CHO OH फिर OH, ये लिया बेटा मैंने एक। ठीक है, देखो बच्चों ये तो है डी ग्लूकोज, ठीक है, और ये है डी मेनोज। ठीक है, अब मुझे बताओ इनको अगर आप ध्यान से देखो तो कौन से कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में आपको डिफरेंस दिख रहा है, ईमानदारी से देख के बताओ, कौन से कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? देखो बेटा ये रहा, ये जो सेकंड कार्बन है ना, यहां डिफरेंस दिख रहा है, बाकी तो सब कुछ एक जैसा है कि नहीं है बच्चों? कह सकता हूं क्या? तो बताओ डी ग्लूकोज और डी मेनोज कौन से टाइप के एपीमर्स हुए, किस कार्बन के रिस्पेक्ट में एपीमर्स हुए? बोलो बच्चों, C2 एपीमर हो गए बेटा, आसान सी बात है, C2 एपीमर। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं और आगे चलता हूं, देखिए CHO CH2OH, ठीक है। अब देखो बेटा ये मैंने ऐसे ही रखा, ठीक है, फिर देखो ये है डी एलोज, और एक और देखिए बेटा, ये बच्चों आपके बायोमोलिक्यूल्स में, बायोलॉजी में भी काम आते हैं, है ना, ये बायोलॉजी में भी काम आते हैं आपके। ये बेटा, तो अब देखो बेटा सुनो, है ना, अगर आप ध्यान दो, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं, इसको मैं सेकंड बोल देता हूं, इसको मैं थर्ड बोल देता हूं, इसको मैं फोर्थ बोल देता हूं। अब देखो बेटा सुनो, फर्स्ट एंड सेकंड, है ना बच्चों, यानी डी ग्लूकोज और डी मेनोज, है बच्चों, तो मैं बोलूंगा बेटा कि ये क्या है, ये C2 एपीमर्स है कि नहीं है? बोलो बच्चों, है बच्चों, फर्स्ट एंड सेकंड C2 एपीमर्स है। अच्छा बताओ, मैं अगर बोलूं कि फर्स्ट एंड थर्ड, अब देखो बेटा फर्स्ट और थर्ड को ध्यान से देखिए कि क्या यहां पर डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों? देखो तो ये क्या है, ये बच्चों C3 एपीमर्स है बच्चों। अच्छा, अब देखो बेटा सुनो, एक अपन और लेते हैं, देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ, बोलो बच्चों कहां डिफरेंस आ रहा है, चेक करो, चेक तो कर सकते हो, देखो इस कार्बन को पकड़ो और इस कार्बन को पकड़ो, दिख रहा है क्या, आ रहा है बच्चों? तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, C4
एपीमर्स है बच्चों, एपीमर्स है बच्चों। तो अब देखो ग्लूकोज के एपीमर्स, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। देखो एक है मेनोज, एक है एलोज, है ना, एक है गैलेक्टोज, और ये ई का मतलब है एपीमर्स, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बोलो, ये बात समझ में आई। तो ग्लूकोज के कौन कौन से हैं, मेनोज, है ना, एलोज, गैलेक्टोज। इसको देखो ध्यान से पढ़ो, MEGE है बच्चों, मेनोज, एलोज, गैलेक्टोज, एपीमर है ये। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, है ना, मैगी से याद रख लो, मजे से याद रख लो, जो भी, है ना, याद हो जाएंगे बच्चों। MEGE, मैगी में तो MAGGI होता है, हमारी मैगी थोड़ी अलग है, याद आ जाएगा बच्चों। बोलो एपीमर्स समझ में आ गए, एपीमर्स समझ में आ गए क्या बच्चों, बोलो। अरे समझ में आया, किसी एपीमर्स जो भी है उनमें सिर्फ एक ही कार्बन पर डिफरेंस आ रहा है, आया क्या समझ में मामला। अब देखो बेटा सुनो, अब लगे हाथ मैं आपको एनोमर्स भी समझा देता हूं। एनोमर्स देखो, देखिए ये स्ट्रक्चर तो कैसे बनी, ये तो बेटा मैं आपको जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगा ना उस टाइम अच्छे से एक्सप्लेन, ठीक है ना। अभी आपको सिर्फ एक बार एक देखना आपको, ठीक है ना, जो मैं अभी बताना चाह रहा हूँ स्ट्रक्चर बायोमोलिक्यूल्स में मैं अपना आप ही बता दूंगा कि कैसे बनी है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। देखो बेटा सुनो, जैसे हमारे पास ये है, देखिए देखो बेटा, ये इसमें ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है बेटा। अब आप ढंग से देखो बेटा, ये इसका कायरल कार्बन, ये भी कायरल, ये भी कायरल कार्बन, ये भी कायरल कार्बन और ये भी कायरल कार्बन। तो बताओ बच्चों, इसका जो टॉप मोस्ट कायरल कार्बन है वो फर्स्ट कायरल कार्बन है ना बच्चों। ये जो टॉप मोस्ट कायरल कार्बन है वो फर्स्ट कायरल कार्बन है। अब टॉप मोस्ट कायरल कार्बन पर आपका जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, एनोमर्स बोलते हैं। बायोमोलिक्यूल आपके सिलेबस में है बच्चों, नीट और जेई में तो, 12th में तो जरूर शायद उन्होंने हटा दिया, है ना बच्चों। तो अब देखो बेटा सुनो, आप ध्यान दीजिए, यहां देखो आप, इधर OH कहाँ है, देखो बच्चों डाउन है, और इधर OH देखो कहाँ है, अप है। तो इसको बोलते हैं बेटा अल्फा ग्लूकोज, है ना, और इसको बोलते हैं बच्चों बीटा ग्लूकोज, बोलते हैं ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने। अभी स्ट्रक्चर कैसे बनी ये अपन बेटा जब बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो ये देखो, ये हमारी बात आ गई, स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, वो हेमी एसिटाइल बॉन्ड और जो भी आता है अपन पढ़ेंगे आगे, बायो से ज्यादा बढ़िया बताएंगे आपको, घबराओ मत, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां जो डिफरेंस है सिर्फ वो फर्स्ट कार्बन पर ही है और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए देखो मैंने क्या लिखा था, डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट फर्स्ट कायरल कार्बन इन साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखो बेटा ये बात ध्यान रखना, है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लियर है बच्चों, बोलो। ये बात आपको समझ में आ गई क्या, क्लियर है बच्चों, कंफर्म ना। तो डाइस्टीरियोमर्स, एपीमर्स, एनोमर्स, आपको बेसिक जो डिफरेंस है वो पता लग गया ना, बेसिक डिफरेंस पता लग गया, ठीक है बेटा, है ना। और इनको अगर अभी तैयार कर लोगे तो बायोमोलिक्यूल्स में आपके फटाफट आपको समझ में आ जाएंगे, बायोमोलिक्यूल्स बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए चैप्टर, ठीक है। चलिए बच्चों, अब अपन आगे चलते हैं बेटा, ठीक है। तो
देखो डाइस्टीरियोमर्स में ज्यादा वैरायटी आ रही है ना। डाइस्टीरियोमर्स में इरिथ्रोथ्रियो भी आ गया, आपका एपीमर्स भी आ गया और एनोमर्स भी आ गया। अच्छा एक और ध्यान रख लो, इस फर्स्ट कार्बन को अपन ये भी बोलते हैं बच्चों एनोमेरिक कार्बन, ठीक है ना। तो एनोमेरिक कार्बन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको डिटेल में बेटा अपन पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, है ना। ये नीट और जेई दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या है? ये बच्चों एनोमर्स है ना। तो मुझे बताओ बच्चों, जो एनोमर्स है या जो एपीमर्स है वो डाइस्टीरियोमर्स तो है ना। बोलो बच्चों, जो एनोमर्स और एपीमर्स है वो डाइस्टीरियोमर्स तो है ना। बोलो बच्चों, सही कह सकता हूं कि मैं कह सकता हूं कि ऑल एनोमर्स एंड एपीमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स, but all diastereomers are not apimers and anomers. Is it clear? Is it clear बच्चों? है ही बेटा, एनोमर को आप एपीमर बोल सकते हो ना, कौन मना कर रहा है आपको? एनोमर एपीमर भी है। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछे, देखो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर, ठीक है। मैंने बोला कि आइसोमर्स, ठीक है। फिर मैंने बोला डाइस्टीरियोमर्स, फिर मैंने बोला एनोमर्स और फिर मैंने बोला एपीमर्स। और मान लो ये क्वेश्चन नीट में आ गया, तो नीट में तो सिंगल चॉइस ही आता है। नीट में तो सिंगल चॉइस का क्वेश्चन आएगा, तो आंसर क्या जाएगा बच्चों? एनोमर्स ही जाएगा ना। हाँ, अगर ये मल्टीपल में है तो आंसर फिर क्या जाएंगे? अगर ये मल्टीपल में है तो सारे जाएंगे बच्चों। मल्टीपल में तो आइसोमर्स तो है ही, लेकिन एग्जैक्टली अगर आपको पिन पॉइंट आंसर देना है तो एनोमर्स बोलना सबसे सही रहेगा बच्चों, रहेगा ना। आ गया मामला समझ में आपको? ठीक है बेटा। चलिए अब बेटा अपन बात करते हैं आगे नेक्स्ट। एक और चीज देखो, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे सपोज मेरे पास ये देखो, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया बच्चों? ये सिस और ट्रांस आइसोमर बनाए ना। सिस और ट्रांस है ना, सिस एंड ट्रांस है बच्चों। क्या सिस और ट्रांस आइसोमर एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं क्या? सिस और ट्रांस आइसोमर एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या? बोलो बच्चों, नहीं है ना। अगर ये मिरर इमेज नहीं है तो मैं इनको क्या बोल सकता हूँ बच्चों? मैं इनको क्या बोल सकता हूँ? सिस और ट्रांस आइसोमर एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो मैं इनको डाइस्टीरियोमर्स बोल सकता हूँ ना। तो देखो बेटा मैं क्या कह सकता हूँ, सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स आर नॉट mirror image of each other, so they can be classified as डाइस्टीरियोमर्स। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? डाइस्टीरियोमर्स क्लियर हुआ ये? ठीक है ना। तो ये भी पूछते हैं, ध्यान रख लेना, ये डाइस्टीरियोमर्स हैं आपके, ठीक है बच्चों। चलो अब अपन आगे चलते हैं बेटा। अपन लेते हैं एक नया टॉपिक, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है बेटा। रेसिमिक मिक्सचर को समझते हैं। तो ये रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, देखो इसको समझो। सबसे पहले बताओ, अगर ये रेसिमिक नाम में ये आया हुआ देखो मिक्सचर, इसका मतलब मिक्सचर में तो कम से कम आपके दो डिफरेंट टाइप के होंगे आइसोमर। तो देखो बेटा ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल isomers of a particular compound is
known is racemic mixture, ठीक है ना, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल आइसोमर्स। अब देखो बेटा सुनो, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं जो आपको बात समझाना चाह रहा हूं आप पकड़ लोगे इसको। देखो बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, सपोज मेरे पास, ध्यान देना, मेरे पास एक कंटेनर में डी लैक्टिक एसिड है बच्चों, ठीक है, उसके 10 मोल है। कितने मोल है? 10 मोल है। तो मुझे बताओ इस 10 मोल लैक्टिक एसिड, डी लैक्टिक एसिड है, इसका कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ये डेक्सट्रोरोटेटरी मतलब ऐसे क्लॉकवाइज चलेगा ना? बोलो बच्चों, क्लॉकवाइज चलेगा? चलेगा। अब मान लीजिए इसी कंटेनर के अंदर अगर मैंने एल लैक्टिक एसिड के, ठीक है ना, एल लैक्टिक एसिड के अगर मैं 10 मोल और मिला देता हूं, मिला दिए मैंने 10 मोल, इसका कैसे होगा बच्चों? अपोजिट होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो मुझे बताओ अगर मान लो मैं कहता हूं कि इसका +50 डिग्री आता, इसका -50 डिग्री आता, आता कि नहीं आता? तो मुझे बताओ नेट रोटेशन कितना आया? नेट रोटेशन कितना आया? नेट रोटेशन 0 आया ना बच्चों? नेट रोटेशन 0 आया। तो अगर मुझे बताओ अगर नेट रोटेशन 0 आया तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है? बताओ बच्चों, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अच्छा बच्चों बताओ, ये इंट्रामोलिकुलर कंपनसेशन हुआ या इंटरमोलिकुलर कंपनसेशन हुआ? इंटरमोलिकुलर हुआ ना, एक मॉलिक्यूल को कंपनसेट दूसरे मॉलिक्यूल ने किया, दूसरे मॉलिक्यूल ने किया ना। बोलो बच्चों, इंटर हुआ ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे फिर? एक्सटर्नल कंपनसेशन बोलेंगे ना, इसको एक्सटर्नल कंपनसेशन बोला जाएगा। रोटेशन को खत्म करने के लिए हमने बाहर से एल को मिलाया। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, टी के रोटेशन को हमने खत्म करने के लिए बाहर से मिलाया, है ना। तो देखो बेटा मैं क्या बोलूंगा कि जो रेसेमिक मिक्सचर है, ध्यान देना, रेसेमिक मिक्सचर इज ऑलवेज ऑप्टिकली inactive due to intermolecular or external compensation, है ना। बोलो बच्चों, समझ में आया? ये बात समझ में आ गई? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव थे किस कारण? मीजो कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव किस कारण थे? वो इंट्रा था, इंट्रा इंट्रामोलिकुलर कंपनसेशन, या आप याद करो बच्चों कंपनसेशन, ठीक है ना बच्चों? ये बात समझ आई? अब देखो बेटा एक बात सुनो, ढंग से समझना। मैं अपन एक काम करते हैं, देखो देखो फॉर्मेशन ऑफ racemic mixture is known as racemization. Formation of racemic mixture is known as racemization, ठीक है ना। देखो हम क्या कह रहे हैं कि रेसेमिक मिक्सचर का जब फॉर्मेशन होगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रेसेमाइजेशन बोलते हैं। अब देखिए बेटा, ये जो रेसेमाइजेशन है ना, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो बेटा सुनो, मान लो मेरे पास टी लैक्टिक एसिड है, ठीक है, इसके 10 मोल है, ठीक है। अब अगर मुझे इसका रेसेमिक मिक्सचर बनाना है तो देखो मुझे क्या करना पड़ेगा? डी लैक्टिक एसिड प्लस एल लैक्टिक एसिड दोनों ही होने चाहिए ना, तभी बनेगा ना। अब देखो डी लैक्टिक एसिड के तो 5 मोल रह जाए और 5 मोल एल के बन जाए। बोलो बच्चों, समझ में आया? अरे समझ में आया? देखो पहले इस तरह से रोटेशन था इसका, अब देखो
ये भी रोटेशन है और ये भी रोटेशन है, तो नेट रोटेशन कितना आया? नेट रोटेशन कितना आया बच्चों? अरे नेट रोटेशन कितना आया? 0 आया ना? कुछ समझ में आई बात? बोलो, कुछ समझ में आई बात? पक्का आई समझ में? तो मुझे एक बात बताओ बेटा, देखो जैसे मैं आपसे ये बोलता हूं कि जब आपने रेसेमाइजेशन किया तो देखो आपके 10 में से जो 5 है वो तो अभी भी डी में ही पड़े, वो तो अभी भी डी में ही पड़े ना, वो तो चेंज हुई नहीं ना, तो रिटेन कर गए ना? अरे समझ में आए? बोलो। और क्या हो गई? 5 किस में चले गए? एल में चले गए, चले गए ना बच्चों? चले गए कि नहीं चले गए? चले गए बच्चों, एल में चले गए। तो अब मुझे बताओ क्या हुआ? 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन होता है ना बच्चों? आपने जब कई बार आप आईपीएल का ऑक्शन देखते होंगे ना, आईपीएल का ऑक्शन देखते हो ना, तो आप उसमें आता है ना इस प्लेयर को इस टीम ने रिटेन किया। रिटेन किया मतलब चेंज नहीं हुआ। समझ में आई बात? अरे बोलो बच्चों, आप ऐसे सोचो, जैसे देखिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए ये मान लीजिए इस तरह से ये 4 लोग हैं, ठीक है? अब देखो बेटा, अब मैंने क्या किया, आपको बात समझ में आई? देखो ये 2 तो वैसे के वैसे ही पड़े, इनमें तो मैंने कहीं चेंज नहीं किया, ठीक है ना? और इन 2 का देखो आप क्या दिख रहा है आपको? मैंने क्या कर दिया, इनको उल्टा कर दिया कि नहीं कर दिया? अरे समझ में आया क्या? बोलो। तो देखो इसको तो क्या बोलते हैं बच्चों? इसको तो बोलते हैं रिटेंशन। बोलते बच्चों, इसको तो क्या बोल रहे हैं? रिटेंशन। और इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों? इसको बोलते हैं बच्चों इन्वर्जन। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ रेसेमिक मिक्सचर और रेसेमाइजेशन देयर इज इन्वर्जन एंड रिटेंशन? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? है ना? तो ये तो हो गया, देखो बच्चों, इन्वर्जन, ठीक है? और ये हो गया रिटेंशन, है ना बच्चों? तो अपन कह सकते हैं कि ड्यूरिंग रेसेमाइजेशन देयर इज retention, there is retention and inversion, ठीक है? ड्यूरिंग रेसेमाइजेशन देयर इज रिटेंशन एंड इन्वर्जन, ठीक है बच्चों? अब देखो बेटा, अब ये बनता कैसे है इसको समझने की कोशिश करते हैं। मुझे एक बात बताओ बेटा, जैसे एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, मेरे पास है एन ब्यूटेन है, ठीक है बेटा? इसको समझो आप। इसको लिया मैंने, ठीक है? अब इस एन ब्यूटेन का मैंने मोनोक्लोरिनेशन किया, ठीक है बच्चों? एन ब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन, और ये प्रोडक्ट मैंने बनाया मान लो। तो मुझे बता दो बेटा, इस प्रोडक्ट को आप ध्यान से देखिए, इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखिए, इसमें कायरल कार्बन आ गया ना? अरे कायरल कार्बन आ गया क्या? अब मुझे बताओ, जब कायरल कार्बन आ जाता है, एक कायरल कार्बन आ जाता है, तो बोलो बच्चों डी और एल दोनों होंगे ना? बोलो बच्चों, जब एक कायरल कार्बन आ जाता है तो डी और एल दोनों बनेंगे। अब अभी बताओ, जब डी और एल दोनों बन रहे हैं तो जो दोनों का मिक्सचर है वो क्या है फिर? आप याद करो, मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, याद है क्या? एम और एन वाले, याद करो, ये शायद, हाँ ये पढ़ा है ना? देखो ये करवाए थे ना एम और एन वाले, याद आ गया? तो बच्चों बताओ यहाँ पे क्या बना? रेसेमिक मिक्सचर बना कि नहीं बना? बना बच्चों। तो अब देखो बेटा, यहाँ ये जो बना है ना, ये यहाँ पर ये दोनों बने डी एल या प्लस माइनस, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो बच्चों रेसेमिक मिक्सचर। समझ में आया? बोलो बच्चों।
अब देखो ये ऐसा हुआ क्यों, वो भी थोड़ा सा समझ लो, बाकी तो आगे रिएक्शन जो पढ़ेंगे तो मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों देखो सुनो, ये जब आपका प्रोडक्ट बन रहा है ना, इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में इससे पहले ना, देखो बेटा ये इंटरमीडिएट बनता है आपका, ठीक है ना, ये एक इंटरमीडिएट बना, समझ में आ रही है बात। ये आपका फ्री रेडिकल बनता, अब वो बनता कैसे है वो मैं आपको आगे अपना आप बता दूंगा, ठीक है। मुझे बता दो बच्चों, इस फ्री रेडिकल की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp2 है ना, इस फ्री रेडिकल की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है। अब देखो बेटा सुन लो, ये मान लो प्लेनर स्ट्रक्चर है, sp2 प्लेनर होगा, प्लेनर में अटैक आगे से भी हो सकता है बच्चों, प्लेनर में अटैक आगे से भी हो सकता है और प्लेनर में अटैक पीछे से भी हो सकता है ना। अरे देखो ऐसे मान लो इधर से भी अटैक पॉसिबल है और इधर से भी अटैक पॉसिबल है, दोनों साइड से पॉसिबल है कि नहीं है बच्चों, बोलो। अरे पॉसिबल है बेटा, समझ में आई क्या मेरी बात। तो देखो यहाँ जो Cl फ्री रेडिकल है वो आगे से भी अटैक कर सकता है और वो पीछे से भी अटैक कर सकता है। मान लो आगे से अटैक करने पर मैं कहता कि डी आइसोमर बना, तो पीछे से अटैक करने पर कंफर्म है फिर एल आइसोमर बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो बच्चों। अरे समझ में आया क्या, बनेगा बच्चों, आगे बात सुने भाई। अगर एक कायरल कार्बन आ रहा है ना बेटा, दिमाग में फिट कर लो, एक कायरल कार्बन का मतलब एनिंशियोमेरिज्म होगी। एनिंशियोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, एनिंशियोमेरिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों, बताओ। एनिंशियोमेरिज्म का मतलब डी और एल है ना, तो डी एल और एल दोनों बने, इसका मतलब रेसमिक बन गया। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, देखो मेरे पास ये कोई रिएक्शन है, मैंने इसको रिएक्ट करवाया, ठीक है, और मेरे पास ये कंपाउंड बना, देखो बेटा सुनो, आप मुझे बताओ क्या ये कंपाउंड जो बन रहा है ये एक रेसमिक मिक्सचर बनेगा क्या, क्या ये एक रेसमिक मिक्सचर बनेगा क्या। देखो बेटा एक कायरल कार्बन आ रहा है ना, एक कायरल कार्बन आ रहा है, चेक करो, एक कायरल कार्बन अगर आ रहा है तो दोनों बनेंगे बेटा, मतलब डी और एल दोनों बनेंगे। और ये देखो इसमें हुआ क्या, देखो बेटा सुनो, आपने थोड़ा बहुत 11 में पढ़ा होगा इसकी रिएक्शन, ये एल्किल ग्रुप है, धक्का देगा, ये देखिए बेटा इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ऐसा आएगा। अब जब ये आएगा तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये H प्लस, कार्बन पर प्लस और कार्बन पर माइनस, आप मुझे बताओ कार्बन पर कौन सा चार्ज आपका अनस्टेबल होगा, बताओ बच्चों। कार्बन पर नेगेटिव अनस्टेबल होगा ना, क्योंकि कार्बन की कम होती है, तो नेगेटिव को खत्म कर दिया मैंने, तो नेगेटिव खत्म करने के लिए मैंने H प्लस का अटैक करवा दिया। अब मुझे बताओ जब H प्लस का अटैक हो गया तो मुझे बताओ ये बन गया क्या, ये बन गया बच्चों, ये बन गया कार्बोकेटाइन। अब बेटा इस कार्बोकेटाइन को थोड़ा ढंग से देखो, ढंग से देखिए आप, तो ढंग से अगर देखें ना तो कार्बोकेटाइन की स्ट्रक्चर को देख के बताओ बेटा, इसमें हाइब्रिडेशन sp2 है बच्चों, sp2 है तो प्लेनर होगा, होगा बच्चों, sp2 है तो प्लेनर होगा। अब मुझे बताओ अगर वो प्लेनर है तो वो अटैक फ्रंट साइड से भी हो सकता है और रियर साइड से भी हो सकता है नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्टेप में Cl माइनस का, बोलो बच्चों। अरे दोनों साइड से अटैक हो सकता है, समझ में आ रही है क्या बात, बोलो बच्चों। देखो इस तरह से आप इसको ऐसे दिखा दो, ये इस तरह से दिखाओ, देखो ये सी कह सकता हूं मैं, एक तरफ ईटी एक तरफ एमई, और ये आगे से भी अटैक हो सकता है और पीछे से भी अटैक हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। अरे प्लेनर है बच्चों, sp2 तो ट्राइंगल की तरह होता है ना, आप आगे से भी अटैक कराओ और आप पीछे से भी अटैक करवा सकते हो ना, बोलो बच्चों। जैसे देखो, ये देखो, ये मान लीजिए आपके पास ये ट्राइंगल है, दिख रहा है बच्चों, अब इस ट्राइंगल में अटैक मैं आगे से भी करवा सकता हूँ, है ना, मतलब मैं इधर से भी अटैक करवा सकता हूँ और इधर से भी करवा सकता हूँ ना, बोलो बच्चों। समझ में आया क्या, अरे समझ में आया।
देखो मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अगर आपकी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें अगर एक कायरल कार्बन आ गया, तो मैंने आपसे क्या बोला था बच्चों, जब एक कायरल कार्बन आएगा ना तो सिर्फ और सिर्फ एनेंशियोमेरिज्म पॉसिबल है। और एनेंशियोमर का मतलब ही क्या होता है, एनेंशियोमर का मतलब ही क्या होता है बच्चों, डी और एल दोनों बनना, ठीक है ना, समझ में आ गई। देखो अब जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं, आप रिएक्शन कैसे हुई उस पर मत जाओ, आप सिर्फ ये बताओ कि इस कंपाउंड में क्या हुआ। रिएक्शन की अभी टेंशन आपको नहीं लेनी, मुझे बताओ क्या इसमें एक कायरल कार्बन आया, क्या इसमें एक कायरल कार्बन आया। एक कायरल कार्बन में कभी भी प्लेनो सिमेट्री तो आ ही नहीं सकती, तो बोलो बच्चों, मैं बोल सकता हूं ये डीएल या प्लस माइनस या रेसिमिक मिक्सचर दोनों बने कि नहीं बने, ये बात भेजे बैठी क्या, रेसिमिक मिक्सचर बना। ये बच्चों ये क्वेश्चन ऐसा है जो नीट और जेई में मतलब आता ही रहता है, एवरग्रीन क्वेश्चन है ये, आता ही रहता है ये, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, अगर मैं ये बोलूं C2H5, मैंने इसका हाइड्रोजनेशन किया, ठीक है, CH3 CHOH C2H5, अब बताओ इसमें कायरल कार्बन आया, आया कि नहीं आया बच्चों। अगर कायरल कार्बन आया तो क्या है ये, क्या बना बच्चों, तो क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, प्लस माइनस और रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर है क्या, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप, एक कायरल कार्बन अगर जनरेट हो रहा है वो रेसिमिक मिक्सचर होगा, ठीक है ना, बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब अगर मैं ये बोलूं कि देखिए सेपरेशन ऑफ डी एंड एल आइसोमर्स, है ना, ऑफ ए कंपाउंड इज नोन एज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब आपने डी और एल को अगर मिक्सअप है, उनको अलग अलग कर रहे हो ना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, उसको अपन बोलते हैं रिजोल्यूशन। समझ में आ गई बात, उसको क्या बोल रहे हैं, रिजोल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है क्या, तो रेसिमिक मिक्सचर समझ में आ गया बच्चों, रेसिमिक मिक्सचर समझ में आ गया, आ गया, ठीक है भैया। चलिए अब बात अपन आगे करते हैं। अब देखो जो मैं आपको बात बता रहा हूं, है ना, वो क्या है, वो ध्यान दीजिए बच्चों। अब मैं कुछ ऐसे कंपाउंड लूंगा जिसमें कायरल कार्बन तो नहीं है लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएंगे। तो देखो बेटा सुनो क्या है, अपन ले रहे हैं बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन पोलीइन एंड स्पाइरेंस, ठीक है बच्चों। तो अब देखो बेटा सुनो, ये कैटेगरी कौन सी है, इस कैटेगरी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे ना तो बहुत ही आसान है। इस कैटेगरी को जो बच्चा समझेगा उसको बहुत मजा आएगा इसमें। देखिए मैंने क्या बोला, ये क्या है, इस कैटेगरी में अपन क्या लेंगे, देखो आपके कंटिन्यूअस डबल, ठीक है, या कंटिन्यूअस रिंग है, या आपके डबल बॉन्ड प्लस रिंग है, ठीक है, कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड या कंटिन्यूअस रिंग या कंटिन्यूअस आपके डबल बॉन्ड और रिंग दोनों का कॉम्बिनेशन। अब देखिए अगर ये इवन नंबर में बच्चों, ठीक है, और अगर ये ओड नंबर में, दो चीजें इवन और ओड नंबर में, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, एक एग्जांपल लिख लेता हूं ताकि आपको चीजें थोड़ी ढंग से समझ में आ जाएगी। देखो बेटा ये लिया मैंने, ये ले लिया, एक तो इवन नंबर है बच्चों, देखो कितने डबल बॉन्ड है कंटिन्यूटी में, दो ही है ना, कंटिन्यूटी में डबल बॉन्ड कितने बच्चों, दो ही है। अच्छा फिर मैंने एक ये ले लिया,
ले लिया बेटा, ये ले लिया, और फिर देखो मैंने एक ये ले लिया। पहले ये इवन वाला समझ में आ गया, इवन क्यों बोला मैंने। अब देखो बेटा सुनो, ये ओड वाला भी ले लेते हैं अपन साथ में। देखो ये अगर ओड नंबर में है तो देखिए बेटा, ये ले लिया मैंने CH3, ये इस तरह से ले लिया, ठीक है। फिर मान लीजिए मैंने ऐसे ले लिया, ये देखो ठीक है, और ये मैंने ऐसे ले लिया, मान लो इस तरह से। ठीक है बेटा, अब इनको अपन समझते हैं। मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर इवन नंबर में है तो क्या फर्स्ट और जो लास्ट कार्बन है क्या वो एक ही प्लेन में होंगे क्या? अगर वो इवन नंबर में है तो एक प्लेन में होंगे क्या? देखो अगर मैं बोलूं ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल है ना बच्चों? क्या ये बात सही है? देखो बेटा सुनो, हाँ अपन इसको समझते हैं। देखो यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, ये पकड़ लीजिए आप, आपको दिख रहा है? इसको ढंग से देख लीजिए एक बार आप, दिख रहा है आपको अच्छे से? देखो एक डबल बॉन्ड और दो डबल बॉन्ड है बच्चों, ये दिख रहा है आपको अच्छा भला? अब देखो बेटा सुनो, क्या फर्स्ट कार्बन और जो सेकंड कार्बन है एक प्लेन में क्या? नहीं है। देखो बेटा ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और ये वर्टिकल प्लेन में। ये वैसे फंडा मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन आप मॉडल से देखो, क्या समझ में आ रहा है आपको? बोलो बच्चों, क्या समझ में आ रहा है? ये वर्टिकल है तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब देखो मैं आपको, अब मुझे बताओ, इसमें बताओ बच्चों, इसमें कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं? चेक करो, बताओ। 3 दिख रहे हैं क्या? काउंट कर लो ना, 1 2 3। और देखो जिस प्लेन में ये है उसी प्लेन में ये है। आप देखो बेटा, ये दिख रहा है आपको एक ही प्लेन में? दिख रहे हैं बेटा? जबकि देखो ये एक प्लेन में आपको नहीं दिख रहे थे, नहीं दिख रहे थे ना? चेक करो। अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, मैं रिंग वाला और समझाता हूं आपको। ये बच्चों कितनी रिंग दिख रही है आपको? ये रिंग कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है। 2 कैसा नंबर है? 2 इवन नंबर है ना? क्या एक प्लेन में है बच्चों? क्या ये एक प्लेन में है? नहीं है, नहीं है ना? नहीं है ना बच्चों? अब मुझे बताओ, अगर एक प्लेन में नहीं है तो इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी ना? अगर एक प्लेन में नहीं है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी ना? नहीं आएगी ना बच्चों? बस ये ध्यान रखना, ये ग्रुप भी सिमिलर नहीं होनी चाहिए। ये ग्रुप सिमिलर हो गए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकती है ना? वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे, है ना? अब देखो बेटा, ये देखो, ये 3 की रिंग दिख रही है आपको? ये देखो 3 रिंग दिख रही है क्या आपको? दिख रही है 3, काउंट कर लो, दिख रही है। अब मुझे बताओ, इसमें जो टर्मिनल वाले एटम है वो एक प्लेन में है कि नहीं है? है बच्चों? है बच्चों? अब याद करो, हमने ऑप्टिकल से पहले कौन सी आइसोमरिज्म पढ़ी थी बच्चों? ऑप्टिकल से पहले कौन सी आइसोमरिज्म पढ़ी थी? ज्योमेट्रिकल पढ़ी थी ना, जीआई पढ़ी थी ना? ज्योमेट्रिकल की क्या खास बात थी? ज्योमेट्रिकल की क्या खास बात थी कि मॉलिक्यूल्स कोप्लेनर होना चाहिए। जो फर्स्ट और लास्ट है वो कोप्लेनर है ना? तो देखो बेटा, ये ध्यान दीजिए, ये कोप्लेनर है, चेक करो, ये कोप्लेनर है। देखो, तो मैं कह सकता हूं कि जो जिसमें आपके ओड नंबर में है ना वो कोप्लेनर होंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई क्या पहले? ये तो वैसे आपने पढ़ भी रखा है एकदम स्टार्टिंग में, ये मैंने पढ़ाया। अब देखो,
एक बार कुछ लिखते हैं इसके बारे में, फिर अपन आगे चलेंगे बेटा, ठीक है ना। किसी को दिक्कत है तो बोल जाओ। मैंने अभी पढ़ाया आपको, ये जो मैंने मॉडल से बात पढ़ाई थी, मॉडल से जो मैंने बात आपको समझाने की कोशिश की, किसी को डाउट है या वापस बताऊं? बोल जाओ बच्चों, किसी को डाउट है या चलें वापस? ठीक है, तो देखो बेटा सुनो, तो अब देखो बेटा सुनो, मैं ऐसा बोलूंगा कि जो ये ओड नंबर वाले हैं, है ना, तो ओड नंबर में तो बच्चों मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये कैसे मॉलिक्यूल हो जाएंगे? ये तो मॉलिक्यूल ही कैसे हो गए? ये तो प्लेनर हो गए ना। बोलो बच्चों, प्लेनर मॉलिक्यूल्स हो गए ना। अरे प्लेनर मॉलिक्यूल्स हो गए, बात समझ में आ गई क्या? आ गई बच्चों? अब देखो, अगर ये प्लेनर मॉलिक्यूल है ना बच्चों, तो इनमें क्या आ सकती है? पीयूएस आ जाएगी ना। बोलो बच्चों, पीयूएस प्रेजेंट होगी ना। बोलो बच्चों, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, अभी मैं वापस पीयूएस आपको दिखाता हूं कि कैसे। प्लेनर मॉलिक्यूल है तो पीयूएस प्रेजेंट होगी, पीयूएस प्रेजेंट होगी तो बोलो बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं होगी। आपको याद है क्या बच्चों, प्लेनर मॉलिक्यूल में हमने एक स्लाइस वाली बोली थी, याद? प्लेन, याद करो, देखो प्लेनर मॉलिक्यूल में हमने स्लाइस, है ना। मैं वापस एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, देखो रुको, देखो बेटा, ये मेरे पास, ध्यान दीजिए, ये प्लेनर है क्या? पहले ये बताओ, ये प्लेनर है क्या? है बच्चों? अब देखो बेटा, एक चाकू लेके यहां से काटना शुरू करो, इसको ऐसे काटना शुरू करो, तो देखो दो, जो आपके एक और एक दो, जो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर है वो नीचे भी है ना, है कि नहीं बच्चों? अरे ऐसे काटो, काटोगे ना बेटा? समझ पा रहे हो या चाकू लेके आऊं? अरे समझ में आ गया होगा ना, ऐसे काटेंगे बच्चों, बोलो क्लियर है? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, जैसे मैंने ये लिया, इसको काटा मैंने, इसको काटा, देखो इसमें तीन है ना, तो ऐसे काटूंगा, ऐसे जब काटूंगा तो देखो ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, और जो कट गया उसको तो भूल जाओ। देखो ये कट कट जाएंगे एटम, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ऊपर और नीचे बोलो बेटा एक जैसा आ रहा है ना? अरे आ रहा है क्या? क्या ये बात आपको समझ आ रही है? आ रही है बच्चों? अब मुझे बताओ, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्या बच्चों? उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, ये बात तो मैंने कर ली इनकी ओड नंबर वालों की, अब मैं बात करता हूं इवन नंबर वालों की। इस इवन नंबर वाले में बताओ, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है ना। आप इसको ऐसे काटो, ऐसे काटोगे तो नहीं आएगी ना बच्चों। क्यों नहीं आएगी? आप कहोगे सर है ना कि देखो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, लेकिन आप देखो बेटा जब इसको ऐसे काटोगे ना, तो इस व्हाइट बॉल के ठीक नीचे ग्रीन बॉल आ गई, दिख रही है आपको? व्हाइट बॉल के ठीक नीचे कौन सी बॉल आ गई? ग्रीन बॉल आ गई ना, है ना। अब सोचो, अगर मैं ऐसा करता, मान लो, एक काम करता हूं, देखो मैं आपको बताता हूं, मैं एक छोटा सा चेंज करता हूं, आप उस चीज को समझने की कोशिश करना बेटा। अब देखो बेटा सुनो, अब बच्चों मेरे पास ये है बेटा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि भैया इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। अब आप कहोगे सर कैसे आ गई भैया। अब अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा, ऐसे काटूंगा, तो ऊपर व्हाइट बॉल है और नीचे भी व्हाइट बॉल है, बोलो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी क्या? अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा तो आ जाएगी ना? आ गई बच्चों? आ गई। इसका मतलब ये जो टर्मिनल कार्बन है, दिख रहा है आपको? टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल कार्बन पर इंडिविजुअली दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? टर्मिनल कार्बन पर इंडिविजुअली दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए ना, डिफरेंट होने चाहिए, चाहे वो जीआई हो और चाहे वो ओआई हो, है ना बच्चों? डिफरेंट होंगे तभी बात बनेगी ना।
बोलो बच्चों, क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, है ना? क्योंकि अगर देखो ये सिमिलर है तो आपने इसको ऐसे काटा तो ये आमने सामने एक जैसे ग्रुप आ गए। आगे कि नहीं आगे बच्चों? क्लियर है क्या? बोलो बच्चों, अरे समझ में आया? अब देखो जैसे ये दो वाली रिंग थी, अभी बताओ इसमें कहीं पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? आप कैसे काट के देख लो, देखो ऐसे काटोगे, है ना? ऐसे काटोगे तो आप मुझे बताओ, ऊपर ग्रीन बॉल है, नीचे व्हाइट है, और ऐसे काटोगे तो भी वही है ना, एक ही बात है ना बेटा? अब मान लो मैं इस तरह से काट रहा हूं, इस तरह से काट रहा हूं, तो इधर ग्रीन और इधर व्हाइट, इधर ग्रीन और इधर व्हाइट है ना बेटा? ये बात समझ पा रहे हो क्या? बोलो। देखो ऐसे, ये देखो ये दिख रही है ग्रीन और व्हाइट, ऐसे काट रहा हूं मैं इस तरह से। आई क्या बात समझ में? बोलो पक्का ना? क्लियर है क्या? तो देखो बेटा, सुनो, वापिस मैं क्या बोल रहा हूं कि प्लेनर मॉलिक्यूल है तो पीएस आ जाएगी, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, है ना? अब क्या बोल सकते हैं कि इसमें जीआई हो सकती है। अब जीआई कब होगी बच्चों, है ना? कि अपन ऐसा बोलेंगे ना कि जीआई के लिए क्या जरूरी है? एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट कार्बन हैव individually two different group oblique atom। क्या ये बात दिमाग में बैठी क्या? इंडिविजुअली दो डिफरेंट और दो होने चाहिए। बोलो बच्चों, अरे बोलो तो सही। अब देखो बेटा, जैसे मैं इसको बोलूं, देखो मैं इसको बोलता हूं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। देखो ये हॉरिजॉन्टल और ये हॉरिजॉन्टल एक ही प्लेन में आ गए ना? अरे आगे बच्चों, फर्स्ट और लास्ट जो डबल बॉन्ड से रिलेटेड है। तो अब मुझे बताओ, मैं इसको सिस बोल सकता हूं क्या? क्योंकि देखो दोनों CH3 एक ही साइड है, बोल सकता हूं क्या? अरे बच्चों बोल सकता हूं। अब देखो बेटा, जैसे ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, तो इसको भी आप आराम से सिस बोल सकते हो, बोल सकते हो ना बेटा, है ना? अब देखो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, क्या आप इसको सिस बोल सकते हो? बोल सकते हो ना? अब देखो बेटा, सपोज अगर मान लो मैं ये करता, ध्यान देना, अब देखो बेटा, इसको काउंट करते हैं। सबसे पहले बताओ ये जीआई या ओआई क्या दिखाएगी, वो अपने को डिस्कस करना है। देखो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, है बच्चों? तो आप मुझे बताओ कि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल है फर्स्ट और लास्ट, तो प्लेनर हो गया। अब देखो बेटा, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, तो कौन सी फॉर्म हो गई? ये ट्रांसफॉर्म हो गई क्या? अरे ये ट्रांसफॉर्म हो गई। क्या आपको समझ में आया? अरे बच्चों ये समझ में आया कि ओड नंबर में कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड हो, कंटिन्यूअस रिंग हो, या रिंग प्लस डबल बॉन्ड हो, और आपके जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट जो कार्बन है उनमें इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप हो, तो बच्चों हम क्या बोलेंगे कि उनमें जीआई पॉसिबल है ना बच्चों? अच्छा, अगर मैं ऐसा बोल देता, देखो बेटा सुनो, बोलो बच्चों, इसमें जीआई पॉसिबल है क्या? इसमें जीआई पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल ना? क्यों? देखो बेटा, अरे बेटा स्पाइरो कंपाउंड पढ़ाए थे ना, कौन बच्चा पूछ रहा है स्पाइरो क्या होता है? स्पाइरो कंपाउंड नहीं पढ़ाए थे कि जब दो रिंग और जिसमें एक आपका 4 डिग्री कार्बन हो? ये कौन बच्चा पूछ रहा है?
वाह भाई वाह, आशुतोष गौतम, पैरो कंपाउंड नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे ना? हाँ भैया, इसमें देखो जीआई नहीं होगी, नहीं होगी ना बच्चों? अरे बोलो बच्चों, नहीं होगी, पक्का? ठीक है, इतना सबको समझ में आया? अब बच्चों बताओ, अब देखो ये जो मॉलिक्यूल है इवन नंबर, है ना? इवन नंबर में देखिए, मैं ये बोल सकता हूं कि इफ एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एक्सट्रीम राइट कार्बन of these system have individually two different groups oblique atoms, then optical isomerism is possible. बोलो बच्चों, ये बात सही है क्या? है ना? इवन नंबर वालों में देखो बेटा सुनो, जैसे अभी ये इवन नंबर में चेक कीजिए, ये इवन नंबर है, 1 और 1 2, आप ऐसे काटोगे तो ये आमने सामने एक जैसे ग्रुप है, वो नहीं आ रहे, नहीं आ रहे ना? आप ऐसे काटोगे तो भी आमने सामने एक ग्रुप नहीं आ रहे, नहीं आ रहे ना? अरे बच्चों समझ में आया क्या? बोलो। ठीक है, तो मुझे बताओ बच्चों, इनमें देखो, इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। कुछ समझ में आया या झूठी यहां भर रहे हो? अरे कुछ समझ में आया या झूठी यहां भर रहे हो? देखो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, है ना? अब देखो बेटा, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, इतना तो समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक प्लेन में तो नहीं है, नहीं है ना बच्चों? अच्छा अब बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखिए CH3 CH3 और यहाँ है Cl CH3, क्या बच्चों इसमें ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? इनएक्टिव हो गया बच्चों, कैसे हो गया? ये इनएक्टिव कैसे हो गया भाई लोगों? अरे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, ये दोनों CH3 एक जैसे आ गए, दिख रहा है क्या? देखो, यहाँ देखो, ये देखो बेटा, ये देखो, ये एक जैसे आ गए, ये एक जैसे आ गए। अगर मैं काट रहा हूं इसको, ठीक है ना, अगर मैं ऐसे काटूंगा तो एक दूसरे के आमने सामने सिमिलर ग्रुप आ गए, देखो। अरे दिख रहा है क्या? बोलो बच्चों, आप ऐसे काटोगे तो देखो व्हाइट के सामने व्हाइट, और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में तो दिक्कत ही नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में एक ऊपर होता है एक नीचे होता है कि नहीं है? कुछ समझ में आया क्या? या इसको ऐसे काट के देख लो, देखो ऐसे काटो तो ऊपर व्हाइट और नीचे, तो देखो बेटा इसमें क्या आ गई, इसमें पीयूएस आ गई, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। हो गया बच्चों, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया क्या? हो गया। अच्छा अब बताओ, अगर मान लो मैंने ये लिया, अब बताओ बच्चों, ये ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? ये ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? एक्टिव है, देखो बेटा, है ना? पहले देखो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपके परपेंडिकुलर आएंगे, और इंडिविजुअली एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, तो इसमें क्या होगा बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों? हो जाएगा ना? अब बताओ, एक चीज और बताओ, चलो अब बताओ बच्चों, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव?
आपको एक तो ओड इवन गिनना है, एक तो ओड और इवन गिनना है ना। देखो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, आगे प्लेनर। अब यहां चेक कर लो, देखो इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप, तो देखो बेटा पीयूएस एब्सेंट, ऑप्टिकली आपका क्या है, ये एक्टिव है बच्चों, ठीक है ना। आगे बात समझ में।